नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बंगाल में भारी बवाल, हंगामे और ड्रामे के बीच दूसरे चरण का दंगल संपन्न हो चुका है। 8 जिलों की 142 सीटों पर प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टियों की किस्मत का फैसला भी मतदान पेटियों में कैद हो गया है। 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में हुई वोटिंग के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं 4 मई के नतीजों पर। पश्चिम बंगाल में पलटानो दरकार या फिर एक बार दीदी की सरकार, चर्चा होगी इस पर, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बंगाल में चुनाव नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और तैर कर जाना है। 23 अप्रैल को पहले चरण में बम्पर मतदान और हिंसक झड़पों के बाद बुधवार को बंगाल के दूसरे चरण के रण में भी मारपीट, हिंसा और बवाल की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान के दौरान जगह जगह न केवल हंगामा बरपा, बल्कि कुछ बूथों की ईवीएम से तो कमल का निशान भी गायब हो गया। बंगाल के हावड़ा से सतगचिया तक, उत्तर से दक्षिण 24 परगना तक वोटिंग के बीच जमकर बवाल हुआ। जहां नादिया में टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी बूथ एजेंट का सिर फोड़ दिया, तो वहीं सबसे हॉट सीट भवानीपुर के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के साथ भी टीएमसी कार्यकर्ताओं की तू तू मैं की खबर आई। शुभेंदु के सामने जय बंगला के नारे लगने के बाद बीजेपी ने भी जय श्री राम के साथ जवाब दिया। वहीं डायमंड हार्बर की फाल्टा में बीजेपी ने चौंकाने वाला दावा किया। अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर दावा किया है कि बंगाल में जगह जगह कमल के निशान के आगे टेप लगा हुआ है। मामला तूल पकड़ा तो चुनाव आयोग भी हरकत में आया। आनन फानन में जांच के बाद ऐलान हुआ कि जहां से भी शिकायतें मिल रही हैं, वहां दोबारा चुनाव होंगे। आरोप प्रत्यारोप, हंगामे और बवाल के बीच बंगाल ने एक बार फिर जमकर वोटिंग की। अंतिम चरण की निर्णायक लड़ाई में जिन 142 सीटों पर वोटिंग हुई है, वो टीएमसी के लिए हर बार गेम चेंजर साबित हुई है। बीते चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ने यहां 123 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया था। ऐसे में इन सीटों पर वोटिंग के दौरान बवाल मचना पहले से ही तय माना जा रहा था। हालांकि पहले चरण की घटनाओं से सबक लेते हुए चुनाव आयोग और प्रशासनिक अमला पहले से ही अलर्ट थे। यही वजह रही कि फेज 1 के मुकाबले हिंसक तस्वीरों में कुछ कमी जरूर आई। भारी ड्रामे और हंगामे के बीच बंगाल में मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब सबको इंतजार है 4 मई का, और इंतजार इस उत्तर का कि 4 मई को बंगाल में किसका रंग छाएगा। क्या बीजेपी पहली बार बंगाल में भगवा लहराने में सफल होगी, या ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल के सीएम बनकर निखरेंगी? डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण की लड़ाई जो है वो भी पूरी हो गई है, और इसी के साथ अब कयासों का जो सिलसिला है वो पीक पर पहुंच चुका है। सबकी जुबान पर यही सवाल है कि बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। क्या ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी, एक नया इतिहास रचेंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का भगवा पश्चिम बंगाल की धरती पर लहराता नजर आएगा? 4 मई को नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे? बंगाल की लड़ाई बेहद बड़ी लड़ाई, बेहद टफ फाइट इस बार कांटे की टक्कर है। मुकाबला बेहद करीब का माना जा रहा है। एग्जिट पोल्स भी तमाम सामने आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 4 मई को लेकर पार्टियां कितनी आश्वस्त हैं, और ये जो तस्वीरें सामने आई, इतना ज्यादा कड़ाई के बावजूद जगह जगह हिंसा, बवाल, आखिर इसका कौन जिम्मेदार? चर्चा करेंगे। उसके लिए देखिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। गौरव उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से। विनय तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। और शुरुआत विनय तिवारी जी आज आप ही के साथ करना चाहूंगी। क्या लगता है 4 मई को जो नतीजे आ रहे हैं वो किसके फेवर में जा रहे हैं? सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम।
देखिए 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब तो धीरे धीरे एग्जिट पोल भी और इनके रुझान आना शुरू हो गए हैं, कुछ चैनलों पे आ भी गए हैं। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि एनडीए की जो इन 5 प्रदेशों में 2 प्रदेशों में सरकार थी, एक प्रदेश और एक केंद्र शासित राज्य था पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी और आसाम में कंफर्टेबली जो है एनडीए की सरकार बन रही है, उनमें कोई इफ और किंतु परंतु नहीं है। रही पश्चिम बंगाल और केरल और तमिलनाडु, केरल में थोड़ी कांटे की लड़ाई है और ऐसा लगता है कि लेफ्ट का जो हिंदुस्तान की राजनीति में एक ही प्रदेश बचा था, वो शायद अब वहां से भी उसका जो है तंबू उखड़ चुका है और वो शायद वो जेएनयू तक सीमित रह गए। वही तमिलनाडु में कांटे की लड़ाई है। ये देखना पड़ेगा कि स्टालिन अपनी सत्ता बरकरार रख पाते हैं या नहीं, क्योंकि वहां पे जो ट्राइपोलर जो है मतदान हुआ था, जो वहाँ के एक प्रसिद्ध एक्टर जिन्होंने अपना इस बार जो है चुनाव में शिरकत की है, वो कितने परसेंट जो है वोट पाते हैं, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर वो कहीं 2 डिजिट के ऊपर उनका वोट प्रतिशत बढ़ता है और 15-20% के आसपास जाता है, तो कहीं ना कहीं एआईडीएमके की सरकार वहां बन जाएगी। और अगर उनका वोट प्रतिशत डबल डिजिट के अंदर रहता है तो डीएमके वहां पे दोबारा सत्ता जो है बिल्कुल विनय तिवारी जी, जगह जगह जो है वो कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल्स के दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। हालांकि जो मुकाबला है, जो फाइट है, वो बेहद तगड़ी मानी जा रही है। दूसरी तरफ अगर केरल की बात कर ली जाए, वहां पर केवल अपनी प्रेजेंस दर्शा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या लगता है, कितना टफ है? केरल और तमिलनाडु की अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है वो वहाँ प्रेजेंस की लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को ही पता है कि अभी वहाँ पे वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, उसके आसपास भी आने की स्थिति में नहीं है, विपक्ष की भी भूमिका निभाने के उसमें नहीं है। तो लेकिन हाँ ये है कि पिछले जो मतदान हुआ था पिछले विधानसभा में, अब ये देखना है कि उससे वोट प्रतिशत में उनको कितना इजाफा मिलता है। यही बिल्कुल, वो तो 4 मई को ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितना वोटिंग परसेंट बीजेपी का साउथ इंडिया में बढ़ता हुआ देखा जाएगा। गौरव उपाध्याय जी, पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण की फाइट जो है वो भी संपन्न हो चुकी है। इस फेज में भी बम्पर वोटिंग हुई है, तो क्या माना जाए, पलटानों की दरकार है, परिवर्तन तय है इस बार? बंगाल की जनता को मैं साधुवाद और प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इस उत्सव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भारी मात्रा में वोट किया। आप सबने देखा कि बंगाल में जो चुनावी हिंसा है वो किस हद तक बढ़ी हुई कि वहाँ का मुख्यमंत्री, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, हर व्यक्ति खुल के खिलाफत में खड़ा हो गया। फिर चाहे वो आप एसआईआर प्रक्रिया के दौरान देखते हों, चुनावी प्रक्रिया के दौरान हमारे भाई ऑब्जर्वर अगर वहाँ पे अजयपाल शर्मा जी आईपीएस हैं वो भेजे गए, तो उसको उनका जो चुनाव है वो चुनाव आयोग ने किया था। उन्होंने कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जिस तरह की अभद्र भाषा और व्यवहार वहाँ के जहांगीर जो आपका कैंडिडेट थे उन्होंने किया। वो खुल के आपको बता रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट है, हम बताएंगे। पहले चरण के चुनाव के बाद अभिषेक बनर्जी जिस तरह से लोगों को धमका रहे थे, गाड़ियों पे भाजपा के कार्यकर्ताओं की, भाजपा कैंडिडेट्स के ऊपर हमला कर रहे थे, तो लोगों ने देखा कि भय का माहौल किस कदर था कि देश ने पहली बार देखा कि वहाँ पे सीएएसएफ मतलब सीएपीएफ के साथ साथ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस उतारनी पड़ी, साथ में आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स उतारने पड़ गए। मतलब आप समझिए डेमोग्राफिक चेंज ममता बनर्जी ने 15 साल के अंदर इतना बदलाव ला दिया है कि वो लोग, अगर उनके पास इकलौता ऑप्शन है, और 4 मई के बाद जब दीदी जाएंगी तो मैं बता दूं कि चाहे वो अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कट्टरपंथी सोच रखता हो, भारत के संविधान में यकीन ना रखता हो, उन सबको घसीट के लाया जाएगा और संविधान के और कानून के तहत उनको सजा दिलाई जाएगी। लेकिन पहले तो हम बता देते हैं कि बंगाल में हम आपका डबल सेंचुरी का मार्क क्रॉस करेंगे। उसी तरीके से असम में भी हम शतक लगाएंगे, 100 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, और पौंडीचेरी में तो हम 2/3 से ज़्यादा सीटें लाएंगे और अपने सभी सहयोगियों के साथ वहाँ सरकार बनाएंगे। रही बात जैसे कि भी आप
कह रहे थे कि भाई साउथ में हमारा वर्चस्व क्या बढ़ रहा है, कैसे हमने काम किया, तो हमने ग्राउंड स्तर पे काम किया है। हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स लगे हुए थे केरला में, और उन्होंने हमने आपने पिछले कुछ महीने पहले देखा कि हमने नगर निगम के वहाँ चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी ने अपना उपस्थिति दर्ज कराई। तो वहाँ अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, वहाँ पे हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आने अब शुरू होगा। रही बात आपका जो है, जैसे हमारा अलायंस है आपका तमिलनाडु में, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक टफ फाइट देखने को मिल रही केरल और तमिलनाडु में, लेकिन हम वहाँ पे अपनी उपस्थिति ऐसी दर्ज कराएंगे कि वहाँ पे सिर्फ मूक दर्शक नहीं बनेंगे, हम अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे और वहाँ की जनता ने जो हम पे विश्वास दिलाया उन सबको न्याय दिलाएंगे। ठीक है रवि प्रताप सिंह जी, एग्जिट पोल्स के नतीजे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं, असम में भी, पश्चिम बंगाल में भी, पुडुचेरी में भी। देखिए अदिति जी, अब वह दिन दूर नहीं कि इस देश में केवल एक चुनाव होंगे, एक विधान होगा, एक प्रधान होगा, एक पार्टी होगी, ठीक रसिया और नॉर्थ कोरिया के जैसे। मैं ऐसा कहने का लॉजिक आपको ये कह रहा हूँ, हमारे संविधान में व्यवस्था है कि एक वोट यानी एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, और एक वोट से सरकार वाजपेयी जी की गिर गई थी। लेकिन इसी चुनाव आयोग ने 27,15,000 लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मुलतवी कर दिया कि आप वोट नहीं डाल सकते। आप बताएं जरा, अगर 27,15,000 को 294 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 9,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी आता है। 9,000 अगर एक वोट एक विधायक के लिए, आप जब देखेंगे कल रिजल्ट आएगा तो कम से कम 50 सीटें ऐसी होंगी जो लेस देन 10,000 की मार्जिन होगी जीत की। तो आप 10,000 लोगों को यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रोक देते हैं कि हम आपको नहीं करने देंगे। अगर चुनाव पता था, जो भारत के संविधान में वर्णित है आर्टिकल 324 में, कि जहां 1 साल से समय कम हो वहां पे SIR नहीं करेंगे, आपने SIR किया। जिन लोगों को आपने, जिन जजेस को लगाया, अगर वो 10 घंटे भी काम करते हैं अदिति जी, तो 27 लाख लोगों को आपने नाम काटे अभी छोड़े हैं, उनको 2.5 मिनट में एक का फैसला करना पड़ता। आप बताएं कि कौन सा व्यक्ति 2.5 मिनट में एक फैसला कर देता। दूसरी बात, जो लोकतंत्र का गला घोट करके तंत्र को अपने पास ला करके 2,40,000 पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं, और 2,40,000 के बाद भी अगर वहां पे उपद्रव हो रहा है तो इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है और इसके लिए ममता बनर्जी की सरकार भी जिम्मेदार है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं देश के गृह मंत्री जी कि 1 हफ्ते बाद तक वहां पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी, लेकिन चार्टर कहता है कि जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो कितने दिन कहां कितना फोर्स रहेगी, यह निर्णय लेने का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास होता है। तो गृह मंत्री जी के पास ये कहां से अधिकार हो गया? चुनाव आयोग रिक्वेस्ट करता है, सरकार का काम है प्रोवाइड करना। अब वो कितने दिन रखना है, कब तक रखने का, ये विवेकाधिकार चुनाव आयोग का है, निर्णय लेने का उसका अधिकार है। ये दिखाता है कि तंत्र किस तरह से कमजोर है और हेजीमोनी किस तरह से प्रभावी है। अभी ये कह रहे थे कि आसाम में, मैं आपको एक याद दिलाऊं मेरे भाई, अभी कह रहे थे कि घुसपैठ, पूरे जितने जगह पे SIR हुआ है, इसी उत्तर प्रदेश में ये हुआ था कि सुषमा खरगवाल जी जा रही थी कैंपों में और डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे थे, लेकिन 10,000 लोग भी घुसपैठिए, 10,000 छोड़िए 1,000 लोग भी घुसपैठिए नहीं पाए गए। जहां आसाम में इन्होंने घुसपैठ को आइडेंटिफाई किया था, 19 लाख घुसपैठिए इनको मिले थे, घुसपैठिए आइडेंटिफाइड मिले थे, जिसमें 7 लाख मुसलमान और 12 लाख हिंदू हैं। 19 लाख घुसपैठिए, वो 2019 से भारत की सरकार उनको बैठा के खाना खिला रही है, लेकिन उनको डिपोर्ट नहीं कर रही है। हमने डिपोर्ट किया 2004 से और 2014 तक 88,000, और इन्होंने 2014 से 2025 तक डिपोर्ट किया 3,500। एक लेट मी कंप्लीट। अगर ट्रंप बेड़ियां डाल करके हमारे यहां डिपोर्ट करता है तो आप किस चीज का इंतजार करें? डिपोर्ट क्यों नहीं करते? चलिए अब छोड़ दीजिए, आज कर लीजिए। जो 27 लाख लोग हैं, अगर इन लोगों को सुनवाई के बाद आधे लोग निकल जाते हैं कि वो देश के नहीं है, क्या आज आप कहती हैं टीवी पे, भाजपा कहती है कि हम उनको डिपोर्ट करेंगे उसी तरीके से? क्योंकि किसी भी विदेशी का हमारी धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, हमारी सरकार को चुनने का अधिकार नहीं है। और अगर जो 13 लाख लोग वैलिड पाए गए तो क्या ज्ञानेश कुमार जी देश से माफी मांगेंगे कि 13 लाख लोगों को उन्होंने उनके मताधिकार से वंचित कर दिया? रवि प्रताप सिंह जी, यानी आपने अभी ये तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव फतेह करती है, ममता बनर्जी के किले में सेंधमारी करती है, तो समूचा विपक्ष इसके पीछे ठीकरा SIR पर, चुनाव आयोग पर फोड़ता नजर आएगा। और साथ ही साथ रवि प्रताप सिंह जी, क्योंकि आप ही के पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, खुद राहुल गांधी का बयान मैंने सुना
किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी ने ही मौका दिया है बीजेपी को। मैं बिल्कुल इस चीज़ का पक्षधर हूं जो मैंने अब अपने संबोधन में कहा था कि यदि 2,40,000 पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के होने के बाद भी इस तरह से अराजकता हो रही है तो इसके लिए स्टेट की जो सरकार है वो फेल है। और अगर ठीक से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया होता, ठीक से अपनी सरकार को चलाया होता 15 साल में ममता बनर्जी ने, तो भाजपा को वहां अपना पैर पसारने का अवसर नहीं मिलता। क्योंकि भाजपा, देखिए, बंगाल तो एक बहाना है, 2029 निशाना है, क्योंकि 5 राज्य जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, ये चाहिए तिवारी जी इनको। कुछ कहना चाह रहे हैं विनय तिवारी जी, साथ ही साथ इस बात का भी जवाब जरूर दीजिएगा। इतनी ज्यादा सख्ती, इतनी ज्यादा कड़ाई, उसके बावजूद हिंसा की तस्वीरें आज भी आई। देखिए आदिति जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले 2 बातें जो हमारे मित्र अभी बोल रहे थे कि रिटायर्ड जजेस को निर्वाचन आयोग ने लगाया। देखिए, निर्वाचन आयोग ने रिटायर्ड जजेस को नहीं लगाए हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं, उनका आदेश था। और सुप्रीम कोर्ट गई ममता बनर्जी ही थी, निर्वाचन आयोग नहीं गया था, कोई और, मतलब कांग्रेस भी नहीं गई थी, न भारतीय जनता पार्टी गई थी। टीएमसी सुप्रीम कोर्ट गई थी एसआईआर को लेके, और वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और रिटायर्ड जजों को, दूसरे प्रदेश से रिटायर्ड जजों को लगा के जो डिस्क्रिपेंसी थी उसको निपटाने का प्रयास करने का वो उन्होंने आदेश दिया था। बहरहाल वो जाहिर सी बात है, इतने कम समय में वो चीज तो नहीं हो सकती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो सबको मानना था। दूसरी चीज जो अभी वो हमारे मित्र बता रहे थे कि गृह मंत्री ने ऐसा बोला कि 1 हफ्ते या कुछ हफ्ते तक जो है केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वहां पे रहेगा। जाहिर सी बात है, वो निर्वाचन आयोग के कहने से जो है वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बल की टुकड़ियां गई हैं और वो तब तक वहां पे रहेंगी जब तक कि आदर्श आचार संहिता खत्म न हो जाए। आदर्श आचार संहिता जैसे ही नतीजे आ जाएंगे उसके बाद निर्वाचन आयोग जो है वो अनुसूची जो है रद्द कर देगी। लेकिन उसके बाद जब एक स्टेट का जो है, मतलब चीफ मिनिस्टर जब एक डिक्लेयर्ड हो जाएगा, वो शपथ ले लेगा, वहां पे राज्य सरकार का गठन हो जाएगा, तत्पश्चात वो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का विषय रह जाएगा। जब तक वहां पे कोई स्टेट का कोई मुखिया है ही नहीं तो जाहिर सी बात है तब तक वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बल, और वो क्यों नहीं रहेंगी। अगर वहां पे पिछले चुनाव को देखते हुए ये देखा गया है कि जब वोटिंग कंप्लीट हो गई थी उसके बाद भीषण नरसंहार हुआ था, कितना पलायन हुआ था, इसको देखते हुए गृह मंत्रालय अगर हरकत में कोई कदम नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। दूसरी चीज, अब आपका जो प्रश्न था वो आप एक बार दोबारा दोहराएं शायद मैं उसका विनय तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि इतनी ज्यादा सख्ती बरती गई, चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली थी, प्रशासन का पूरा अमला लगा हुआ था, उत्तर प्रदेश के सिंघम भी पहुंचे हुए थे, विवाद भी इसको लेकर हुआ, लेकिन बावजूद इसके जो हिंसा, बवाल की तस्वीरें, तोड़फोड़ की तस्वीरें हमने आज भी देखी। देखिए, अब हमें लगता है कि इतनी हिंसा, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, 2026 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2026 में तो पहली बार बंगाल में सबसे कम हिंसा हुई, ना के बराबर हुई, और उसका श्रेय निर्वाचन आयोग को, केंद्रीय सुरक्षा बल को जाता है, उसकी मुस्तैदी को जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हिंसा हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंगाल नहीं, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, ये देखने की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वहां पे हिंसा इस कदर हावी हो रही है, वहाँ हमारा अभी भी दिखाई पड़ता है। चुनाव आयोग ने भी सख्ती बरती और डायरेक्ट खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें वो लगातार ये कह रहे थे कि 29 तारीख को अगर टीएमसी के गुंडे घर से बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, लेकिन बावजूद इसके झड़पें और इस तरीके की तस्वीरें। इसको जो है ये एक राजनीतिक बयान है, प्रचार प्रसार में नेता कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी ने भी यही बोला कि 4 मई के बाद दिल्ली के किसी बात के अंदर इतना दम नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे बचा पाए। तो ये सब चीजें तो खैर वो चुनाव, बिल्कुल विनय तिवारी जी, लेकिन बड़ी बात अभी ये है देखिए कि 4 मई के बाद किसकी जो राजनीतिक साख है वो पश्चिम बंगाल में बचेगी। गौरव उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले रवि प्रताप सिंह जी अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। अदिति जी, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं
कि क्या जब तक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट वहां पे है तब तक देश के किसी नेता को, किसी मंत्री को या प्रधानमंत्री को इंटरवीन करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। केंद्र से मांगी गई है फोर्स, उसको डिप्लाई करने का, यूटिलाइज करने का काम निर्वाचन आयोग को है। तो इस कंडीशन में यह दिखाता है कि आप अपनी संवैधानिक संस्थाओं से किस तरह से पंगु बना के रखते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे गए थे, बिल्कुल गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करने का कोई अधिकार नहीं था। जब आपके निर्वाचन की इस प्रक्रिया एसआईआर ने लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में लाके खड़ा कर दिया और जब उनको नहीं हो रहा था तब उसने इंटरवेन किया। उस इंटरवेन के बाद यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इससे पहले सारी चीजों को कर लेता। यही चुनाव आयोग जब महाराष्ट्र में एसआईआर करना था तो कहा कि हमें निकाय का चुनाव कराना है, जो कि 31 मार्च 2022 से पोस्टपोन था। यही चुनाव आयोग जब वो महाराष्ट्र में नहीं करा सकता है सिर्फ इसलिए कि 2024 में 80 लाख वोट जोड़े गए थे लोकसभा के चुनाव के बाद, तो जब चुनाव आयोग महाराष्ट्र में नहीं करा सकता एसआईआर, तो यहां पे एसआईआर करके 27 लोग आज भी भटक रहे हैं। किसी के स्पेलिंग में एक गलती है, किसी में 2 गलती है, किसी के पिता में गलती है। आज आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आज आप राजस्व की खतौनी निकालिए, 90% में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो मैं चुनाव का प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा। आज ही आप बता लीजिए। लेकिन आप कहते हैं अरे सुप्रीम कोर्ट ने किया इंटरवेन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया कि आपकी अक्षमता थी और आप थोपना चाहते थे। फिर भी हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे अगली बार वोट दे दीजिएगा। ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ कि जब एसआईआर की संवैधानिकता पे प्रश्न उठा हो उसका भी जवाब आप नहीं दे रहे। गौरव उपाध्याय जी, आपका भी रिएक्शन इस पर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो बी टीम बताया जाता रहा है चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ के आरोप लगते आए हैं और आज एक बार फिर से नाच ना आगे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। सबसे पहले तो मैं दोनों भाइयों को बता देना चाहता हूं कि 700 कंपनी सीएपीएफ की इसलिए डिप्लॉयड करी जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल को एक अराजकता, आतंकवाद का गढ़ बना दिया ममता बनर्जी ने। उन्होंने उसको देश को संविधान के हिसाब से नहीं चलाया, उन्होंने अपने हिसाब से चलाया। उन्होंने घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान, गौ तस्करी, बम, हथियार। चुनाव आयोग मतलब चुनाव आयोग ने जो आपका आईटीबीपी के हमारे फोर्सेस थे, 29 तारीख को चुनाव है और 28 तारीख को वहां पे 40 बम एक ही जगह, एक ही टीएमसी के कार्यकर्ता के घर से इकट्ठा मिलते हैं, हथियार जब्त हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने अगर इतनी बड़ी मात्रा में फोर्सेस, आर्मर्ड व्हीकल्स की तैनाती ना करी होती तो आम जनमानस जो वोट देने का अधिकारी है वो अपने घरों में दुबक के बैठा होता। क्यों? क्योंकि टीएमसी के गुंडे, आपने देखा कि इतनी शक्ति होने के बावजूद जो खुल के वहां पे अराजकता फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, कट्टरपंथी जिहादी जो वहां पे जिस सोच के साथ आम आदमी के मताधिकार को यूज कर। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, फाल्टा में सिंह जी का सवाल ये था आपसे गौरव उपाध्याय जी कि गृह मंत्री अमित शाह को कैसे पता चल गया कि फोर्सेस जो हैं वो कब तक पश्चिम बंगाल में रहेंगी? आप ये तो बताइए कि चुनाव फोर्सेस आयोग कैसे को मांगी decide जाती? करना फोर्सेस है। चुनाव आयोग किससे मांगेगा? गृह मंत्रालय किसके पास है? फोर्सेस किसको आपका 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 रिपोर्ट करती हैं? भाई जब उन्होंने उनसे पूछा होगा कि भाई हमको, भाई पहले तो इतिहास से ही आदमी सबक लेता है। बंगाल में चुनावी हिंसा एक बेसिक प्रक्रिया समझ लिए, एक आम जीवन का हिस्सा बना इन लोगों ने वहां पे समझ लिया है। चुनाव होता है, जो जीत रहा होता है प्रत्याशी वो वहां पे खुल के आतंकवाद फैलाता है, उनको शासन, जो लोकल प्रशासन उसका सपोर्ट रहता है। एफआईआर दर्ज नहीं होती, हमने पहले कई दफे देखा है। तो भाई आम जनमानस की सुरक्षा करना किसका आपका अधिकार है? गृह मंत्रालय करेगा ना, क्योंकि राज्य सरकार जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगी तो उसका निर्वहन कौन करेगा? हम खड़े होंगे, भाजपा खड़ी होगी और भाजपा ने वादा किया है विकास के साथ साथ सुरक्षा देंगे। योगी आदित्यनाथ वहां पे गए थे ऑब्जर्वर के तौर पे, खाली उत्तर प्रदेश से अजय पाल शर्मा जी नहीं गए थे वहां पे। दूसरे चरण में जो मतदान होंगे वो भय मुक्त होंगे, ये दावा भी किया जा रहा था। लेकिन देखिए तस्वीरें सामने आई जगह जगह से, ये भी जानकारी सामने आई, इसकी भी तस्वीरें खुद अमित मालवीय ने आप ही के फाल्टा विधानसभा का जो क्षेत्र है कि किस तरीके से कमल का निशान जो है वो गायब कर दिया गया, उस पे टेप लगा दिया गया, उसका बकायदा वीडियो भी बनाया गया। क्या आप मोबाइल ले जाना अलाउड है? तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं ना। देखिए, आपने किसी भी चीज की आड़ लेके, जैसे ये लोग बार बार संविधान का रोना रोते हैं जबकि संविधान किसी ने पढ़ा नहीं, किताब को जेब में डाल के टहलते रहते राहुल गांधी जी। मैं बताना ही चाहता हूं कि इतनी सख्ती के बावजूद आपने ये पूछा कि वो आदमी मोबाइल क्यों ले गया, लेकिन आपने ये सवाल नहीं पूछा कि फाल्टा में किस तरीके से इतने जो आपके चुनाव के मताधिकारी सब लोग वहां मौजूद थे, उसके बावजूद वहां पे भाजपा के निशान के आगे टेक लगा हुआ है। मेरा सवाल ये भी है कि टेप लगा है, ये हमने प्रूफ दिया ताकि हम वहां पे दोबारा चुनाव करा सके। मोबाइल कैसे गया? नहीं, विनय तिवारी जी, भाई देखिए सीधी सी बात है, आप जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं,
इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म होता है उसमें हर चीज छुपा के लेके जाई जाती है, लेकिन आप जब देख रहे हैं कि इतनी फोर्सेस होने के बावजूद वहां के कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी सोच रखने वाले भाजपा को मत ही ना पड़े लोग, अब वहां पे जनता कितनी पढ़ी लिखी ये हम और आप सभी लोग जानते हैं। मतलब ममता बनर्जी के शासन में साक्षरता का दर क्या रह गया है। पर्टिकुलर क्षेत्र में लोगों को दबाया जाता है कि भाई पहली बात तो वोट ही डालने ना पाओ, और जब वोट डालने आ पाओ तो अपना मताधिकार का प्रयोग अपने चुने हुए प्रत्याशी को ना कर सको। भाई भाजपा को आपने क्यों आप टेप लगा दिया? इसीलिए जब हम प्रूफ नहीं लाके देंगे तो चुनाव आयोग से हम कैसे कहेंगे कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है? कैसे कहेंगे? अदिति जी 10 सेकंड। दूसरी बात नहीं, हम पहले अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। यही भाषा जो जयपाल शर्मा जी ने इस्तेमाल करी थी और जो भाषा माननीय गृह मंत्री जी ने इस्तेमाल करी थी वो उन्हीं लोगों के लिए जो जिस भाषा में बात करते हैं। आप वहां पे आम जनमानस को माइक लेकर धमकाते हैं कि चुनाव के बाद देखा जाएगा, तुम लोग को यहीं रहना है, ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया तो एक एक को निकाल के मारा जाएगा। इस तरह की भाषा खुलेआम प्रयोग है, उसके बराबर वीडियो जारी हो रहा है। चुनाव आयोग से शिकायत आप करते हैं कि अजयपाल शर्मा ने जाके धमकाया। अरे किसको धमकाया भाई? जागीर जैसा आदमी जिसको आपने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी, क्यों दे रखी वाई कैटेगरी की सुरक्षा? वो कौन है? वो आपके कौन से काले धन को सफेद कर रहा है? विनय तिवारी जी जवाब दे दीजिए इस बात का। मोबाइल कैसे पहुंच जाता है भाई? और साथ ही साथ कमल का निशान कई जगहों से ईवीएम पर गायब नजर आया। क्या ये सिक्योरिटी फेल्योर नहीं माना जाना चाहिए? देखिए, किसी चीज की तो अंदेशा थी कि कहीं न कहीं किसी तरीके की कुछ गड़बड़ियां होंगी। इतनी सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद होने के बाद ये शुक्र है कि कम से कम मोबाइल ही गया। कुछ और भी जा सकता था। जो 2-4 दिन पहले जो चीजें बरामद हुई थी जिनके लिए एनआईए गई थी, हो सकता है कि वो भी जा सकती थी, लेकिन ये कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था और निर्वाचन आयोग की जो है चुस्ती फुर्ती थी कि शायद हाँ, चूंकि मोबाइल वहां पे गया है, नहीं जाना चाहिए पोलिंग स्टेशन के अंदर और खासकर जहाँ पे आप मतदान कर रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखिए, अगर वो गया है तो कम से कम वहां पे कुछ चीज पकड़ में आई है। निर्वाचन आयोग ने उसको खैर संज्ञान में लिया है। अभी हमारे कांग्रेस के जो मित्र दो बातें रखे हैं उनकी मैं बात ही करना चाह रहा हूँ। देखिए, है क्या कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करें और उनके आदेश पे जो है वो अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का विषय है कि उनकी बातों को क्या कैसे संज्ञान लेता है। दूसरी चीज एक ये है कि यहाँ पे जो चुनाव हुआ, ऐसा तो नहीं था कि ये लोगों को पता नहीं था कि 27 लाख लोगों का नाम हट गया है। वहां पे चुनाव को टाले भी जा सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, निर्वाचन आयोग की तो जिम्मेदारी है ही है और होना भी चाहिए। संविधान में एक भी वैलिड वोटर को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब इतने कम समय में, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का, देखिए वहां पे निर्वाचन आयोग को आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जब गेंद उसके पाले में नहीं थी। और जब सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था उसने एक आदेश दिया था कि हाँ इनको इस तरीके से जो है प्रॉब्लम रख के फिर देखा जाएगा। अगर तब तक अगर वो चीजें नहीं, जो नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं शामिल होते हैं तो उनको मताधिकार से वंचित रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, निर्वाचन आयोग के नहीं है। इसलिए कटघरे में हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट को रखें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो यही सोच के कहा है कि कहीं ना कहीं इतने कम समय में वैसा भी हो सकता था कायदे में, तो इस चुनाव को 6 महीने डिले किया जाता, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता और जब तक पूरी तरीके से एफआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वहां पे चुनाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन जाहिर सी बात है, इसके लिए ना तो कांग्रेस ने आगे बढ़ के कुछ कहा, ना टीएमसी ने कुछ कहा। भाजपा अगर आगे बढ़ के कुछ कहती तो जाहिर सी बात है बिल्कुल विनय तिवारी जी, और ये आरोप भी केंद्र सरकार पर लगते रहे कि केंद्र तो राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहता है पश्चिम बंगाल में। एग्जैक्टली। तो इसलिए भाजपा उस चीज को नहीं कह सकती थी, लेकिन जो प्रमुख विपक्षी दल थे जो बात पे सुप्रीम कोर्ट जाते थे, उनको कायदे में सर्वदलीय बैठक बुला के ये कहना चाहिए था कि या तो विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाए, अन्यथा यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तब तक जब तक की जवाब दे दीजिए सिंह जी।
अदिति जी, बहुत सारे प्रश्न इन्होंने उठाए, उनका जवाब देने के लिए मुझे कम से कम 1 मिनट जरूर दीजिए। ठीक है। सबसे पहले अदिति जी, मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे कदापि टिप्पणी नहीं कर रहा, आना मैं करना चाहता हूं, मुझे पूरा सम्मान करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को मैंने ये कहा कि इस नाकामी, चुनाव आयोग की नाकामी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा कि आप जल्दी करिए। उत्तर प्रदेश में 1,14,00,000 लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आपने रखा था, और जब आपने फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित किया तो उसमें 10,000 भी आपने पेंडिंग नहीं रखे, लेकिन जहां चुनाव था वहां 27,15,000 आपने आदमी पेंडिंग रखे हुए हैं। अगर चुनाव आयोग का अपना यह प्रबंधन होता तो निश्चित रूप से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में वो लोग न रुकते, क्योंकि वो नहीं है जो भाग गए या जो मर गए, नहीं है, उन लोगों को आपने किया जिनके कुछ न कुछ फादर के या उनके स्पेलिंग में गड़बड़ी है। दूसरी बात, मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि वो गया कैसे, मैं कहता हूं वो प्लांटेड था। अगर मोबाइल नहीं जा सकता जांच के बाद तो प्लांटेड था, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से झाल मुड़ी खिलाने के बाद वो दुकानदार गायब है, नहीं मिल रहा है। आप झाल मुड़ी खिला के महिमा मंडन करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी चाय पी लेते हैं, उसकी दुकान पे तमाम लोग पहुंच जाते हैं। राजनीति की जिस विधा का आपने आगाज किया है और जिस वैमनस्यता से राजनीति हो रही है, ये आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे मित्र भी कह रहे थे कि लिटरेसी वहां बढ़ गई थी। 2011 के जनगणना में 77.64% महिलाओं की वहां पे थी लिटरेसी, और 82% मेल की थी, और 2011 के जनगणना में उत्तर प्रदेश की 67 के आसपास में थी लिटरेसी वुमेन की। तो ये लिटरेसी की बात आप ना करें। रही बात विकास की, तो आज वेस्ट बंगाल का प्रति व्यक्ति आय है 1,81,000 रुपए, और उत्तर प्रदेश का है 1,20,000 रुपए। रही बात, अब आप एनसीआरबी का डेटा मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 1 लाख पे 6 महिलाओं के साथ बलात्कार है, और वेस्ट बंगाल में 1 लाख महिलाओं पे 0.6 बलात्कार है। सबसे ज्यादा एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ, और सबसे ज्यादा कम अगर अत्याचार हुआ तो वेस्ट बंगाल में हुआ। एक मिनट और बड़ी चीज, कांग्रेस ये दावा क्यों करती है कि ममता बनर्जी ने ही मौका दिया है बीजेपी को? अगर इतनी सारी उपलब्धियां हैं तो फिर वो जनता को भी समझ में आनी चाहिए ना। निश्चित रूप से देखिए, 1977 तक जब तक हमारा सरकार था वहां पे, 1977 तक वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम का स्टेट था। कलकत्ता में जूट की फैक्ट्री और व्यापार का हब, ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा वो प्रदेश था जो वहां पे शिक्षा थी, वहां पे रोजगार था। उसके बाद जब लेफ्ट का शासन आया तो धीरे धीरे वहां से विकास का गति रुका और वहां से फैक्ट्रियों का पलायन हुआ। उसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि ममता जी आएंगी, लेकिन ममता जी वहां की प्रबुद्ध जनता होने के बाद भी, पढ़ी लिखी जनता होने के बाद भी विकास की उस गति में शामिल नहीं करा पाई, जिससे एक बैक डोर मिला इनको ये कहने का। अब मेरे मित्र अभी कह रहे थे, ममता बनर्जी को लाने वाले तो आप ही, अदिति जी एक मिनट, ये मेरे मित्र कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने रोहिंग्या, घुसपैठ तमाम चीजें कर दी। अरे जब सब कुछ अत्याचार वहां था ही, तो आदरणीय प्रधानमंत्री 12 साल से और गृह मंत्री जी क्या ताली और थाली बजवाने के लिए सरकार को बर्खास्त करते? देश का एक हिस्सा अगर जल रहा है, वहां पे आतंकवाद हो रहा है, वहां पे आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार फैल रहा है, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट फैल रहा है, वहां पे रोहिंग्या आ गए हैं, वहां पे बांग्लादेशी आ गए हैं, तो हम लोग बैठ के मूक दर्शक बने हैं। हमने तो 71 में घुसे तो लड़ाई छेड़ दिया था और पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? ने वो जीत दिलाई थी, उसको पेंशन तक नहीं दी। आपको बोला नहीं मैंने, उसको आपके अपनी बीच में नहीं डिग्निटी बोला। के लिए कोर्ट में आना पड़ा। ये बीच इंदिरा गांधी ने में- किया था कि उनको अपनी कुर्सी जो है यही वो- हाल है भाजपा नहीं, का। उनको अपनी ये सच कुर्सी सुन नहीं सकते। उन्होंने दूसरे के मानिक समय शाह में से जिस प्रकार सीधे से सवाल किया, क्या मोदी आप जी बोलते हैं तख्ता ना, पलट करेंगे? वो रोक लेते हैं, उसी तरीके से बोलते हैं। गलत। अभी देखिए, समय मिलेगा तथ्यों से काटिए। मैं तो तथ्य कह रहा हूं आपको, मैं भी तथ्य दे रहा हूं। अभी आपने कह दिया, क्या मैं आप आपको बताइए, बताता हूं। शैम मानिक शॉ ठीक को है। जो उनकी डिग्निटी के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो तख्ता पलट ना कर दें, उनको आजीवन अपनी पेंशन के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये फल मिला उनको, सुन लीजिए, बांग्लादेश को आजाद कराने का। नहीं, गलत तथ्य आप आप दे बताइए रहे ना। हैं, गलत तथ्य। मैं बता रहा हूं, मैं तो सेना से ही हूं। अब आपको बता दूं, मुझे जानता हूं आप डिफेंस में ही काम अरे करते हैं। आपको बता दूं, जब मानेक शाह से पूछा गया कि आप मार्च महीने में आक्रमण कर दीजिए अप्रैल में, मानेक शाह ने आंख में आंख मिला के बोला, नो स्वीटी, हम करेंगे अक्टूबर में, क्योंकि वहां पे बरसात सितंबर, अक्टूबर होगी में। और हम वहां पे मूव नहीं कर सकते, हमारे टैंक। तो उनको फ्री हैंड दिया गया। और जिस प्रकार से आप देखते हैं ना अदिति जी, 93,000 लोग थे, लेकिन पिक्चर की स्टाइल में वार हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि किसी भी देश ने खाने का सामान
और लड़ने का समान होते हुए समर्पण नहीं किया मिलिट्री हिस्ट्री में, जो कि वहां पे पिक्चरों में दिखती है, कान पे पिस्टल लगा के वो बोला इंदिरा जाता है, गांधी नहीं "यार, थी, मैंने सुन क्यों लीजिए गए भाई, थे अरे और उन सुन तो लो। 93,000 को सालों तक महिला लीजिए में बैठा भाई। के खिलाया, और जो हमारे ठीक है, सैनिक गौरव पाकिस्तान उपाध्याय में, जी। सुन ठीक है, लीजिए। पाकिस्तान में नहीं, रविप्रताप ईस्ट सिंह जी, पाकिस्तान में गौरव थे, सुन ठीक है। लीजिए, उनको आजाद नहीं कराया। ठीक है। सुन लीजिए, क्यों भाई? सुनिए भाई, तो ठीक है। सुन लीजिए अदिति जी, एक सुनिए बड़ा मैंने। मार्मिक प्रश्न। नहीं, ठीक है, उसके बाद रविप्रताप सिंह अदिति जी, जी गौरव कह रहे हैं उपाध्याय कि उनका पेंशन इसलिए नहीं रुका था। एक बार उनसे पूछ लिया गया था कि वो तख्ता पलट का, उन्होंने बोला आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूं। उनसे पूछा गया कि यदि आप पाकिस्तान के जनरल होते तो क्या होता, तो वो बोले कि शायद युद्ध हार जाता हिंदुस्तान। एक अलग कारण था, वो कदापि लड़े नहीं। जा करके जब हमारे राष्ट्रपति थे कलाम जी मिलने गए विलिंगटन में, उनको 1 करोड़ 6 लाख का चेक दिया, वो उन्होंने तमाम तुरंत सेना को दे दिया। ये गलत तथ्यों को कोट करके ठीक है, सेना को रविप्रताप जितना गांधी नुकसान ने आपने सही पहुंचाया, आज बात है, हमारे गलत देश है। में ठीक जो है। घुसपैठिए ठीक है, गौरव उपाध्याय जी। बांग्लादेशियों का जो एक मूल मुद्दा है, गौरव उपाध्याय जो अभी जी, मौका आपने दूंगी कहा मैं कि आपको। आसाम में ज्यादातर बहुसंख्यक हिंदू जो घुसपैठिया आपने बोला ना कि उनको चिन्हित किया गया, उसमें मुसलमान कम है, हिंदू ज्यादा है। तो भाई बंगाली हिंदू जो वेस्ट पाकिस्तान में थे, ईस्ट पाकिस्तान में, वही तो वहां पे इन्फिल्ट्रेशन करके आए थे। अरे है, हम तो ये वापस कह भेजे रहे हैं कि गए। 9 साल में आप 12 साल में भेजा क्यों नहीं? इंदिरा गांधी आप ने भेजे क्यों इंदिरा नहीं? गांधी ने क्या किया? हम तो इंदिरा 88,000 गांधी ने भेजे, देश आप उन 3500 क्यों भेजे? उन भूखे देश नंगे को गुमराह बंगाली मत के करिए, भूखे बेड़ी नंगे लगा के भेजिए। बांग्लादेशियों को पालने ट्रम्प के बेड़ी लिए लगा के भेज देश रहा के है ऊपर और आतंक आप बोल गुमराह लगा कर दिया, रहे हैं। डाक देश टिकट लगा को दिया। जुमलेबाजी से अरे गुमराह मत देश करिए, का एक व्यक्ति गुमराह मत आपका करिए। रेडियो नहीं सुन ठीक सकता है, था, रविप्रताप गुमराह सिंह मत जी, करिए। गौरव जी, हमने भेजा टैक्स 88,000 लगाने से न- और आपने देश को भेजा नहीं 3500। पता चलेगा कि कौन क्या कह रहा है और किसके तथ्यों में कितना दम है। विनय तिवारी जी, नहीं, मैं इस अपनी पर बात आपका रखना रिएक्शन। चाहूंगा। नहीं, मुझे ठीक है, अपनी बात मौका रखने का दूंगी मैं मौका आपको, नहीं दिया गौरव जा जी, रहा। मौका दूंगी। विनय जी, मैं एक मिनट लूंगा। देखिए, पहली चीज तो क्या है, अपने दोनों मित्रों को मैं कहना चाहूंगा कि अब मतदान संपन्न हो चुका है, तो अब कम से कम वो प्रचार प्रसार और चुनाव वाला मूड से बाहर आ जाना चाहिए। अब नतीजे आने हैं, मतदान तो जो है जाहिर सी बात है ईवीएम में कैद हो चुका है, तो हमें अब जो है ऐसी बातों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। जब कोई दूसरे स्टेट का चुनाव होगा तब देखा जाएगा। दूसरी चीज एक ये है कि पश्चिम बंगाल आजाद हिंदुस्तान में, वहां पे एक दिन भी भाजपा की कभी सरकार नहीं बनी। वहां पे कांग्रेस का शासन रहा, वहां पे लेफ्ट का शासन रहा, वहां पे तृणमूल का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा। उसके बाद अगर लेफ्ट के सरकार बनाया तो लेफ्ट में भी बहुत हद तक जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन सेंटर में रहा है, वो उधर रहे हैं, साथ में रहे हैं। तृणमूल का भी ज्यादातर, कुछ समय अगर निकाल दिया जाए 12-13 महीने, तो तृणमूल जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है उन्होंने सरकार बनाई थी, और तब वो स्टेट में थी भी नहीं। लेकिन जब भी वो स्टेट की मुख्यमंत्री बनी है तो अमूमन वो जो है कांग्रेस के गठबंधन का पार्ट बनी है। तो अगर वहां का मुसलमान या हिंदू लुंगी पहन के चल रहा है तो उसकी जवाबदेही खैर इन्हीं 3 लोगों के पास है। तीसरी चीज, हम इन 5 राज्यों के नतीजों को, जो इस समय एग्जिट पोल आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ पे सरकार बन ही गई है, बिल्कुल लेकिन जो विनय तिवारी exit जी, poll क्योंकि के हिसाब एग्जिट से- पोल्स भी कई बार धाराशायी साबित हुए हैं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब एक चीज ये है कि केवल इन 5 राज्यों को केवल बंगाल तक सीमित क्यों कर दिया जा रहा है। देखिए, अगर आसाम में भाजपा अपनी सरकार रिपीट कर रही है, जो 4 तारीख को पता चलेगा, अगर पौंडीचेरी में भाजपा एनडीए अपनी सरकार अगर रिपीट कर रही है, अगर केरल में और तमिलनाडु में अपना जनाधार यानी वोट परसेंट बढ़ा रही है, तो उसे ये कह के बंगाल में जो उसका जनाधार बढ़ेगा, उसको ये कह के आप कम नहीं कर सकते हैं कि वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स और केंद्रीय बल लगे हुए थे और वहां पे जो है 27 लाख को बाहर कर दिया गया था। क्योंकि अगर जहां पे और 4 स्टेट में भी अगर उसका जनाधार ठीक है बढ़ रहा विनय तिवारी जी, तो लेकिन कहीं ना विपक्ष कहीं का उसी के हिसाब से पश्चिम विपक्ष का बंगाल तो के भी ट्रेंड नतीजे बना होंगे। हुआ है, जहां पर चुनाव हार जाते हैं वहां पर चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते नजर आते हैं। इस बार भी वही देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि माहौल तो ऐसा ही लग रहा है कुछ। अब निश्चित तौर पे वो ईवीएम पे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें लगता है कि 4 तारीख के बाद इसके चांसेस ज्यादा हैं कि सुप्रीम कोर्ट, पैरामिलिट्री फोर्स और अजय अपने आईपीएस यहाँ से जो गए अजय हैं, और और निर्वाचन आयोग, इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं जो है अपनी हताशा जो है निकालेगा। ठीक है, गौरव उपाध्याय जी बात रखिए। देखिए, मुझे भी बात रखने का मौका दीजिए। काफी सारे सवाल उठे हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। बिल्कुल। मेरे मित्र ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने एसआईटी गठन किया और जो है वहां भेजे गए, उनके साथ हुआ क्या?
उन रिटायर्ड जजों जो वहां पे एसआईटी का पैनल गया था किसकी मदद करने, जिन लोगों का वोट नहीं आपका जोड़ा गया उनके लिए, तो उनको किसने घेर लिया, उनको लगभग जान से मारने का प्रयास किसने किया, उसकी निंदा किसने करी? ना कांग्रेस ना टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी खड़ी, क्योंकि हमारे लिए जैसे आम जनमानस है वैसे ही वो भी हैं। आपने खाली चुनाव के दौरान हिंसा नहीं देखी, आईपैक में आप खुद देखिए कि एक मुख्यमंत्री ईडी की रेड के समय खुद चली जाती है, उसको सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि आप किसी भी सेंट्रल एजेंसी से अगर आपको दिक्कत है कोर्ट के पास आती ना, अगर अत्याचार हो रहा है तो आप सीधे चली गई और आपने जो जब्त कर लिया है हमारे जो एविडेंसेस थे उनको लेकर आप चली गई। उसके बाद एसआईआर प्रक्रिया जब पूरी हो चुकी थी, चाहे वो बिहार में हो, चाहे असम में हो, चाहे आपका जो है बंगाल में हो, चाहे यूपी में हो, किसी राज्य में इतनी परेशानी नहीं हुई, खाली वहां पे क्यों हुई? क्योंकि भाई आप कह रहे हो कि उसमें इनिशियल्स का डिफरेंस है, मदर फादर का नाम आगे पीछे एक अक्षर का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। कागजातों में हेरफेर है, कितने नकली आधार कार्ड कितने एजेंसीज ने वहां पकड़े हैं, ये हम और आपने पिछले कई सालों से देख रहे हैं। तो आप बताइए कि जो आधार कार्ड की अनिवार्यता और उसकी जो है, मैं भी अपनी बात कंप्लीट कर लूं, तो इसीलिए खत्म करी गई ना, क्योंकि हम जानते हैं कि वो आपका बनाए कैसे जा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना क्यों पड़ा, आप बार बार कह रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवीन किया? नहीं ना, उन्होंने स्वतः संज्ञान नहीं लिया किसी चीज का। जब आप वहां पे बोलने गए, आप बताने गए कि इतने सारे भाई हमारे लोग हैं जिनका नाम कट गया, ये सुभाष चंद्र बोस जी के पोते हैं, ये उनके, मतलब आप बताना चाह रहे हो कि भाई प्रक्रिया का पालन हमारे जब कागजात के माध्यम से ही होगा तो प्रक्रिया सबके लिए समान है। अगर हमें काटना होता तो आप देखिए ना, हिंदुओं का जो सबसे ज्यादा वोट कटा, जो बताया गया कि भाई यहाँ पे अयोध्या में लगभग सैकड़ों साधु संत रहते हैं जो कहीं से भी आके वहां बसे, ये प्रभु की सेवा में लगे, उनके पास कागजात है ही नहीं, तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। अब तो हमने क्या जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई झगड़ा किया या हम चुनाव आयोग गए? अरे जो प्रक्रिया का पालन नहीं करेगा, जाहिर सी बात है वो प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। लेकिन ये चिंता का विषय होना चाहिए ना गौरव उपाध्याय जी, अगर एक भी वोटर अपने मताधिकार से वंचित रहता है तो ये तो अन्याय है साफ तौर पर। ही यूपी गवर्नमेंट ने, योगी सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए, बीएलओ के साथ हमारे कार्यकर्ता घर घर गए, किसके पास कौन से डॉक्यूमेंट नहीं है उनको बनवाया गया है। भाई ग्राउंड स्तर पे काम करना पड़ेगा, ये थोड़ी ना कि आप किसी को सुप्रीम कोर्ट को जाके दबाव में ले लेंगे, खुद जाके वकील के बगल में खड़ो के खुद ही बहस कर लेंगे। आप अगर वहां की मुख्यमंत्री ना होती तो आपको लगता है कि इतना आपको सम्मान वहां दिया था, इतना समय दिया जाता? आपने सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का समय खराब किया, उन लोगों का समय खराब किया जिनके ऊपर भारी दबाव है लोगों को न्याय देने का, सिर्फ अपनी जिद के कारण। आपने इतने सालों में घुसपैठिए बसाए, ये जग जाहिर है, और ये आप खुद स्वीकार कर चुके हैं कि बंगाल में आप फेंस नहीं लगने दे रहे, गौ तस्करी करा रहे, आतंकवाद बढ़ा रहे हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी का गढ़ बन चुका है 24 परगना, जहां पे हमने अजय पाल शर्मा को क्या हमने भेजा था? नहीं ना भाई, चुनाव आयोग ऑब्जर्वर चुनता है, हर राज्य से चुनता है। यूपी के खाली अजय पाल शर्मा नहीं गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन जहांगीर जैसे गुंडे जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में उनको जवाब देना पड़ेगा, तभी वो समझेंगे। आप खुलेआम लोगों को धमकाएंगे तो क्या दूसरे हम लोग क्या यहाँ पे सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे, हम उन जनता की रक्षा के लिए बैठे हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि 4 मई दीदी गई, और दीदी के जाने के बाद जितने कट्टरपंथी जिहादी घुसपैठिए हैं उनके पास आखिरी अवसर है 4 मई, देश छोड़ के चले जाइए। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि आपने घुसपैठिए हैं चिन्हित कर लिए तो उनको भेज क्यों नहीं रहे? अरे भैया, हमने बांग्लादेश को प्रॉपर कई बार जो है रिक्वेस्ट करी है, कई लोगों को हमने वहां पे भेज दिया है। बांग्लादेश को बताएंगे ना कि ये आपका आदमी है, जब बांग्लादेश स्वीकार करेगा तभी तो उसको भेजेंगे। ये थोड़ी ना कि हम उनको कोई गोली मार दें, कोई आपके समुद्र में बहा दें। भाई देश का संविधान तो हम चला रहे हैं, आपके तरफ नहीं, कोई भी सरकार कभी भी बर्खास्त कर दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक और चीज बता, एक और चीज मैं 1-2 लाइन और कहना चाहूंगा। आपने बताया कि भाई पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा थी और जो है फिर आपका अभी भी ज्यादा है। नहीं आंकड़ों की बात ही करी है और कुछ नहीं है, रिपोर्टिंग ही नहीं करने देते हैं। अब आप ये बताइए, कहीं जो आता है आदमी सर। चुनाव का मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दे रहा है लोगों को, बम से गोली से वहां पे आपका, ठीक है। देखिए मैं एक और ठीक चीज है। बता देना चाहता हूँ। हाँ। ममता बनर्जी से बहुत उम्मीदें थी, क्यों? क्योंकि जब वो हमारे घटक दल में, मतलब हमारे साथ शामिल थी, तो इन्होंने ही लोकसभा में रो रो के कहा था कि भाई घुसपैठिए से हमारे बंगाल को बचा लीजिए। और वही ममता बनर्जी घुसपैठियों की हिमायती हो गई, क्यों? क्योंकि वो उनको बड़ा वोट बैंक दिख गया, उन्हीं के माध्यम से वो सत्ता में आई, और सत्ता में आते ही उन्होंने संगरूर से जो है टाटा नैनो का प्लांट भगा दिया। शुरुआत उन्होंने कर दी थी। हर व्यक्ति वहां पे, आप देखिए। लौटूंगी रवि प्रताप सिंह जी, क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि कांग्रेस की वजह से भी ममता बनर्जी की साख जो है वो कमजोर हो गई, या भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया, ये कहना शायद ज्यादा उचित होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस दमखम के साथ
चुनावी प्रचार कर सकती थी, रण में उतर सकती थी, वो नजर नहीं आया पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए अदिति जी, हमारा तो वहाँ वोट परसेंटेज 2021 में 3.3 था। तो 3.3 में हमारा संगठन वहाँ पे बूथ लेवल पे कमजोर है, जो कि इनका नहीं। और जो उदय हुआ था ममता बनर्जी का, तो एक फेज में उदय हुआ लेफ्ट का वोट का था, दूसरे फेज में उदय जब हुआ तो पूरे के पूरे हमारे वोट उनके पास शिफ्ट हुए थे। तो हमने इसीलिए इस बार उनके साथ कोई अपना गठबंधन नहीं किया और पूरे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए और एक राष्ट्रीय पार्टी होने का धर्म निभाया कि हम वहां लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाते, इसलिए उठाते हैं कि डेटा जो आप जारी करते हैं वो कहता है कि पूरे देश में 96% आप विपक्षियों पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है और कन्विक्शन रेट है अदिति जी 1%। इस चुनाव में वेस्ट बंगाल में 6 लोगों पे ईडी का रेट पड़ा और 6 के 6 टीएमसी के थे और दूसरे किसी के नहीं। आप 27 जून को एक व्यक्ति को कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है और वही व्यक्ति 2 जुलाई को 7 दिन के अंदर आप उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं और वित्त मंत्रालय भी दे देते हैं। इसी हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर आप बुकलेट जारी कर रहे थे और आपने धुल के उनको बाहर निकाल दिया। आपने कहा ईवीएम, मैं आपको याद दिलाऊंगा अदिति जी, 2009 में राकेश सिन्हा ने एक बुक लिखी थी ईवीएम के ऊपर और प्रश्न उठाया था आडवाणी जी ने और प्रीफेस लिखा था उस बुक का आडवाणी जी ने। उसमें पहली बार यह बात हुई थी कि ईवीएम संदिग्ध है और उन लोगों ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया जिन लोगों ने इसको बनाया। और 2 सरकारी कंपनियां बनाती हैं, हैदराबाद और बेल। एक मिनट सरकार किसकी थी तब? रवि प्रताप सिंह जी। 2009 में किसकी सरकार थी? 2009 में इन्हीं की सरकार थी, जब हमारी थी तो इन्होंने उठाया था। समझ गई? 4 से 14 तक तो हम थे, तो जब हमारी सरकार थी तो आपने प्रश्न उठाया। आज आपकी सरकार है तो हम क्यों उठाए? अगर ये मुद्दा खटका कांग्रेस पार्टी को, तो आपके पास तो मौका था बदलाव का, देखिए क्यों नहीं किया गया? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तभी तो हमने वीवीपैट को लाया। वीवीपैट लाने के बाद तमाम चीजों को उठाया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमने कहा कि ये आप मॉक पोल कर लीजिए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट कर दिया और जबकि कहा गया था कि आप जो है इसकी सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट को वायरिंग मत करिए, जो कंट्रोल यूनिट है, बैलेट यूनिट है और माइक्रो कंट्रोल यूनिट है, उसको आप जांचिए कि वोट कहां गए। ये आज भी नहीं गिनते हैं। और ये जो कह रहे थे अभी कि भाई इतने लोग आ गए, हमने इतना कर दिया, बिल्कुल सही बात है कि इतने लोग हमारे वजह से रह गए। ट्रंप ने हमारे किससे परमिशन लिया कि आपको मैं बेड़ी लगा के भेज रहा हूं? हम जब 88,000 भेजे तो किसकी परमिशन से भेज रहे थे? एक संप्रभु राष्ट्र के पास, एक संप्रभु राष्ट्र का, बिल्कुल नहीं। अरे आप तो उनको माला पहना के भेज दीजिए। जी रवि प्रताप सिंह जी, देखिए 5 राज्यों की जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और रवि प्रताप सिंह जी, केरल में आपकी जीत जो है वो एक तरीके से तय मानी जा रही है, तो इस बात की खुशी मना लीजिए। आज क्यों लड़ रहे हैं भाई? ठीक है, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनावी लड़ाई में आज दूसरे अंतिम चरण का मतदान हुआ। बम्पर वोटिंग आज एक बार फिर से हुई। पश्चिम बंगाल के शहरी इलाकों से भी लोग जमकर वोटिंग करने के लिए निकले, बेहद उत्साहित नजर आए। दूसरी तरफ तमाम सुरक्षा के जो दावे थे उसके बावजूद भी, सख्ती के बाद भी लगातार हिंसा, झड़पों की तस्वीरें सामने आती रही। लेकिन खास बात यह रही कि बीते चुनावों की से अगर तुलना की जाए तो इस बार के चुनाव कहीं ना कहीं बेहद ठीक तरीके से संपन्न कराता हुआ चुनाव आयोग एक बड़ी चुनौती को पार करता हुआ नजर आया। लेकिन अब 4 मई को नतीजे जब सामने आएंगे तो देखना खास होगा, अहम होगा कि बंगाल इस बार कौन फतेह करता है। फिलहाल दीजिए